हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं वापस आपके साथ हूं साउंड के पहले पार्ट के साथ। मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, वो सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ते समय ऐसा लगता था कि कितने कठिन है, फिजिक्स कितनी टफ है। सो अब आपको वास्तव में मेरी टैगलाइन प्ले विथ फिजिक्स सच लग रही होगी। तो इसी टैगलाइन को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है साउंड पार्ट 1। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट those students who are not sharing my channel please share it। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फॉर दैट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट इज साउंड। वैसे तो अगर बात करें क्लास 9th में हम लोग को साउंड का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दिया जाता है और प्रीवियस क्लासेस में भी हम साउंड का थोड़ा बहुत नॉलेज लेते हुए आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बेसिक से थोड़ा सा बता दूंगा साउंड क्या होता है। अगर हम लोग एक वर्ड में कहें, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Basically, sound is a form of energy which gives sensation of hearing. So this is the definition of sound. Sound is a form of energy which gives sensation of hearing. The next important thing, sound is a wave also. और इसका जो नेचर होता है वो दो नेचर्स होते हैं इसके। साउंड इज मैकेनिकल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल, और ये दोनों क्राइटेरिया किस तरह से पॉसिबल होते हैं वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं। बिकॉज साउंड वेव्स नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, विच मींस अगर आप स्पेस पर जाकर एक दूसरे से बात कर रहे हो तो आप लोगों की बातें एक दूसरे को नहीं सुनाई देंगी, जो कि ये बात को प्रूव करता है कि स्पेस में कोई भी पार्टिकल नहीं है। देयर इज टोटली वैक्यूम, और वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस तो होगा बट इट कैन नॉट प्रोपगेट। दैट इज व्हाई साउंड कैन बी कॉल्ड एज मैकेनिकल मीडियम। और रही दूसरी बात लॉन्गिट्यूडनल, ये जो दूसरा डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन किया जाता है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बेसिस पर। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनके पार्टिकल्स मीन पोजीशन के परपेंडिकुलरली मोशन करते हैं, और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनके पार्टिकल्स मीन पोजीशन के साथ पैरेलल मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। सो जो साउंड का नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। लाइट का जो नेचर होता है दैट इज ट्रांसवर्स, जस्ट लॉन्गिट्यूडनल का ऑपोजिट। सो साउंड इज मैकेनिकल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो आपको यहां पर समझनी जरूरी थी। हमारा जो क्लास 10th से रिलेटेड टॉपिक है वो अब स्टार्ट होगा, और उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जिस तरह लाइट को समझने से पहले हम लोग उसके नेचर के बारे में समझते हैं, उसी तरह हमें साउंड का नेचर भी समझना जरूरी था। तो साउंड का नेचर आप याद रखेंगे, मैकेनिकल होता है और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल होता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू लर्न इन क्लास 10th इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन मींस व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक ऑन अ सरफेस देन दैट सरफेस रिफ्लेक्ट बैक दोज साउंड वेव्स। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो इस तरह से होगा। अगर यहां से एक ये इंसिडेंट साउंड वेव आ रही है, दिस इज अ सरफेस, ये कोई भी सरफेस हो सकती है। दिस इज इंसिडेंट साउंड, ये एक इंसिडेंट साउंड है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पर हमने एक नॉर्मल क्रिएट कर लिया 90 डिग्री पर। देन दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड साउंड। This is the diagram for the reflection of sound. This is called as angle of incidence. This is called as angle of reflection. Angle of incidence and angle of reflection both are always equal to each other according to law of reflection in sound. Now, one important thing which I want to discuss with you is that the experiment, एक हमारे पास छोटा सा experiment है जो इसे प्रूव करने के लिए, उस experiment की हेल्प से हम लोग साउंड का रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये जो रूल मैंने अभी आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। कैसे? यहां पर जहां पर आपने इंसिडेंट साउंड लिखा है, यहां पर आप एक अलार्म क्लॉक ले लीजिए। यहां पर आपने एक अलार्म क्लॉक प्लेस कर दी है। आफ्टर दैट ये जो मैंने इंसिडेंट लाइन बनाई है, यहां पर आप पाइप्स लगा दीजिए। यहां पर आपने अलार्म क्लॉक रखी, यहां एक पाइप लगा दिया और दूसरा पाइप लगा दीजिए उसके साथ यहां पर सेम एंगल में। ठीक है,
तो जब यहां से अलार्म क्लॉक का अलार्म बजेगा, रिंग होगा, तो यहां से साउंड वेव्स इस तरफ जाएंगी और जैसे ही इस मीडियम से जो रिफ्लेक्टर है, जो सरफेस है, इससे टकराने के बाद इस पाइप के थ्रू रिफ्लेक्ट होंगी। तो अगर ये पाइप, जो दूसरा पाइप हम जिसकी बात कर रहे हैं, सेम एंगल पर लगा है, तभी यहां पर अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसे साउंड सुनाई देगा। और अगर ये पाइप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा या प्रॉपरली उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो चुकी होगी, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि रिफ्लेक्शन होते समय एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आफ्टर दैट वी आर इंक्रीजिंग आवर टॉपिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर दिस रिफ्लेक्टर? ये जो रिफ्लेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी जरूरतें क्या है? रिफ्लेक्टर कैसा होना चाहिए? क्या कुछ उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं? यस, इन द केस ऑफ लाइट के केस में हमने पढ़ा था, जो मेरे पुराने वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बताया था, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द सरफेस मस्ट बी पॉलिश्ड। सरफेस का पॉलिश होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पर साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस का पॉलिश होना, स्मूथ होना, इट इज नॉट कंपल्सरी। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज द मीडियम, द रिफ्लेक्टर शुड बी हार्ड इनफ हार्ड होना चाहिए, सफिशिएंटली हार्ड होना चाहिए। जैसे अगर यहां पे अगर पर्दे लगा दिए जाएं तब कोई साउंड आएगा, तो वो पर्दे साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इनफ हार्ड, सफिशिएंट हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ये बोर्ड है, दीवार है, ये सफिशिएंटली इनफ हार्ड होते हैं, जिस वजह से यहां पे आराम से साउंड रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है द हार्डनेस ऑफ द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर परफेक्टली हार्ड होना चाहिए। दिस इज द ओनली नेसेसिटी फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमें सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड एको। नॉर्मली जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आया, हम उसे नया नाम दे देते हैं एको। सो डेफिनेशन एको की क्या बन जाती है? द रिफ्लेक्टेड साउंड heard by the person, by the observer when the original sound has ceased। ये याद रखिएगा, जब ओरिजिनल साउंड खत्म हो जाए पूरी तरह से उसका इफेक्ट, when original sound has ceased, then only the sound which you can hear, that sound can be called as echo। ऐसा नहीं है कि आपने ओरिजिनल साउंड बोला, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिफ्लेक्टेड साउंड इतनी जल्दी आपके कानों तक पहुंच जाएगा कि आप ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो उस कंडीशन में उसे एको नहीं कहेंगे। एको सिर्फ तभी कहा जाएगा जब ओरिजिनल साउंड के पूरी तरह से इफेक्ट खत्म होने के बाद आपको एक अलग से साउंड सुनाई दे, देन इट इज कॉल्ड echo। So what is echo? The reflected sound when it can be heard along with original sound has ceased। जब along मतलब along with का मतलब हुआ कि पूरी तरह से ओरिजिनल साउंड हमारा खत्म हो जाए, उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, या आसान शब्दों में कहें तो दोनों साउंड्स को आप इजीली डिटेक्ट कर पाओ। जैसे कि आप पहाड़ी इलाकों में, हिल्स में, क्लिफ्स में, यहां पर आप देखते होंगे, मूवीज में आपने देखा होगा या आपने एक्चुअली भी करके देखा होगा, पहाड़ों में जब हम लोग किसी का नाम चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन से काफी सारी आवाजें हमारे पास तक आती हैं, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन से एकोज हमारे पास तक आ रहे हैं। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू राइट इन द डेफिनेशन ऑफ एको इज दिस लाइन, ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड। और इसी लाइन को बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स इस लाइन को एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं, यही उनके मार्क्स को डिडक्ट कराता है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर आर सम मोर कंडीशंस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसा कि मैंने बताया, हार्ड सरफेस तो कंपल्शन है, लेकिन क्या अभी इस बोर्ड के आगे मैं आऊं, बोर्ड के आगे मैं यहां पर आ गया, अब मैं यहां से कुछ अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं तो क्या वो रिफ्लेक्ट होकर मुझे सुनाई दे जाएगा? क्या वहां पे एको आएगा? तो अब हमें यह पढ़ना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर और स्पीकर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो कि एको आराम से सुनाई दिया जा सके। तो उसके लिए हमें एक वर्किंग करनी होगी। ये मैं आपके सामने एक लिमिटेशन लिख रहा हूं, 0.1 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग।
ये ह्यूमन ईयर्स की परसिस्टेंस है, मतलब लिमिट है। अगर हमारे कानों में कोई भी साउंड 0.1 सेकेंड से पहले आ जाएगी, कोई दो साउंड्स हैं जिनके आने में गैप 0.1 सेकेंड से कम है, तो फिर वो साउंड हमें दो नहीं लगेंगे, वो हमें एक ही साउंड लगेगा। और अगर कोई दो अलग अलग साउंड्स इतने सेकेंड्स के ड्यूरेशन में आ रहे हैं, देन वी कैन डिफरेंशिएट देम। सो दिस टॉपिक, दिस लिमिटेशन वी हैव टू क्लैरिफाई इन अ डेरिवेशन। जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं उसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। और एक बात और मैं बता दूं, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? एयर मीडियम की। यही अगर मैं बात करूं लिक्विड या सॉलिड्स की, तो उसमें इसकी वैल्यू अलग हो जाती है। वी हैव टू टॉक अबाउट ओनली एयर। तो ये हो गई परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। अब अगर हम बात करते हैं डायग्राम, अगर मैं आपके सामने यहां पर एक रफली डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिले। ये हो गया रिफ्लेक्टर और ये हो गया स्पीकर। ये था स्पीकर का ओरिजिनल साउंड, दिस इज द ओरिजिनल साउंड, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आया, ये था रिफ्लेक्टेड साउंड। अगर हम लोग एक कंसीडर करके चलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टर एंड स्पीकर इज स्मॉल डी, तो साउंड को डी डिस्टेंस जाना है और डी डिस्टेंस वापस आना है। सो वी कैन से दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव्स कितनी हो जाएगी? d प्लस डी विच मीन्स 2d। ये बन जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव्स। टाइम ड्यूरेशन, टाइम अभी मैंने कितना बताया? मिनिमम 0.1 सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है एयर में साउंड की स्पीड एवरेज। तीनों क्वांटिटीज हमारे पास हैं। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला रखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस के प्लेस पे आपने 2d रखा, स्पीड कितनी है? 340, और टाइम के प्लेस पे 0.1। सो 2d इज इक्वल टू 34। सॉल्व कराओगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 17 मीटर। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टर एंड द स्पीकर। तो किसी भी रूम में, किसी भी हॉल में या किसी भी प्लेस पर अगर हमें एको प्रोड्यूस कराना है, एको का इफेक्ट देखना है, तो हमें रिफ्लेक्टर से कम 17 मीटर्स की डिस्टेंस पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस उससे कम होगी तो ये तो कह सकते हैं कि एको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो जरूर होगा। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा ही नहीं, लेकिन वो साउंड ओरिजिनल साउंड के साथ मिक्स होकर आपके कानों तक आ जाएगा, आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द रीजन व्हाई इन लार्ज हॉल्स, जब बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहां पर कोई भी फर्नीचर, कोई भी साउंड एब्जॉर्बर नहीं होता है, वहां एको आपको आसानी से सुनाई दे जाते हैं। आपको मालूम है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो सिनेमा हॉल से। कभी अगर आपने गौर किया हो, सिनेमा हॉल्स की दीवारें, सिनेमा हॉल्स की जमीन, कारपेट, सब जगह साउंड एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं। अगर वहां पे साउंड एब्जॉर्बर नहीं लगाए जाएंगे तो आप तो जानते हो 17 मीटर की डिस्टेंस वहां आसानी से मिल जाती है हर तरफ से, और साउंड एब्जॉर्बर नहीं लगाओगे तो हर तरफ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक आएगा। तो आप ओरिजिनल साउंड एको सुनते सुनते डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप कौन सा साउंड सुन रहे हो। दैट इज व्हाई साउंड एब्जॉर्बर मटेरियल इज यूज्ड ओवर देयर। ठीक है, जब आप किसी नए घर में जाते हो, वैसे तो आपका घर फर्नीचर से, बेड, इन सारी चीजों से भरा रहता है। जब आप नए घर में जाते हो जहां बिल्कुल फर्नीचर नहीं है, पूरा रूम्स वगैरह सब खाली हैं, वहां देखिए आपकी आवाज कितने अच्छे से एकोस प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि वहां मिनिमम डिस्टेंस भी मिल रही है 17 मीटर की, और दूसरी बात कोई साउंड एब्जॉर्बर भी नहीं है। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सुनने के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए जो जरूरी कंडीशन थी वो मैं आपको बता चुका हूं, द रिफ्लेक्टर मस्ट बी हार्ड, और ये एको सुनने के लिए जरूरी कंडीशन है 17 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर हियरिंग एन इको डिस्टिंक्टली। सेकेंड कंडीशन, अब मैं जो सेकेंड कंडीशन की बात करने जा रहा हूं आपसे, दैट इज अबाउट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम लोग लाउडनेस भी कह सकते हैं। अब इमेजिन करिए आपको 17 मीटर की डिस्टेंस दे दी जाए, आप किसी दीवार से 17 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हो, कोई भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं है, आपको एको चेक करना है कि यहां पे एको कितना आ रहा है, कितना प्रॉपर्ली आ रहा है या नहीं। अब आप धीरे से कोई वॉइस बोलोगे लाइक हेलो,
छोटा सा आपने जैसे फोन पे बात करते समय जितनी वॉइस से हम बात करते हैं, अगर उतनी वॉइस से आप बोलोगे तो क्या इमेजिन कर रहे हो, एको आएगा आपके पास तक? नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड सफिशिएंट नहीं थी। पहाड़ों पर आप जा रहे हो, मैंने बताया कि पहाड़ों पर एकोज आराम से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर पहाड़ों पर जाके आप धीरे से कान में फुसफुसाओगे तो उसका एको नहीं आएगा आपके पास तक। एको प्रोड्यूस होने के लिए जो साउंड भेजा जा रहा है स्पीकर से, स्पीकर जो साउंड भेज रहा है वो भी सफिशिएंटली इंटेंस का मतलब लाउड होना चाहिए। थोड़ा लाउड नहीं होगा तो उसका एको वापस नहीं आ सकता। उसके पीछे लॉजिक क्या है? साउंड एनर्जी। क्योंकि आप जानते हैं साउंड एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हो रही है। अगर आप बहुत धीरे से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो वो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते करते रिफ्लेक्टर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, या रिफ्लेक्टर तक पहुंच जाएगी, उसके बाद वहां से वापस आते समय वो एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें याद रखनी होगी, द इंटेंसिटी और द लाउडनेस ऑफ द इंसिडेंट साउंड शुड बी सफिशिएंटली इनफ। दिस इज द सेकंड कंडीशन। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन सुनिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर। द थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर hearing an echo distinctly is size of the reflector। वैसे ये फैक्टर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, जो दोनों फैक्टर्स की हमने बात की उनसे भी ज्यादा जरूरी। कैसे, वो सुनिए। जिस रिफ्लेक्टर तक हम साउंड को पहुंचा रहे हैं, अगर उस रिफ्लेक्टर का खुद का साइज साउंड वेव की वेवलेंथ से कम हुआ तो फिर वो रिफ्लेक्टर साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करा पाएगा। इसे आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि आप 17 मीटर की डिस्टेंस पर तो खड़े हो, दीवार की जगह आप एक बहुत ही हार्ड मटेरियल, जैसे कि एक आपने प्लेट ले ली, स्टील की एक प्लेट ले ली छोटी सी, जिसका डायमीटर अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, ऐसी कोई प्लेट ले ली। अब चाहे आप कितनी भी तेज चिल्ला लो, कितनी भी मिनिमम डिस्टेंस को बढ़ा लो, 17 से 117 कर दो, लेकिन वहां पे एको प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। सो विच मीन्स दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हियरिंग एन एको डिस्टिंक्टली, दैट इज द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी वेरी लार्ज as compared to the wavelength of incident sound. So these are the three necessary conditions for hearing an echo distinctly. Point 1, minimum distance must be 17 meter in air. Point 2, the intensity of incident sound must be sufficient enough. The third point, the size of the reflector should be as larger than the wavelength of the incident light. So अगर ये तीनों conditions fulfill हो रही हैं, then we can hear the echo distinctly, otherwise हमें echo सुनाई नहीं देगा। So हमने समझ लिया कि किस तरह echo produce होता है, echo क्या होता है, और echo सुनाई देने के लिए अलग से क्या क्या conditions जरूरी हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं what are the applications ऑफ एकोज। एकोज के हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन एको की एप्लीकेशंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नया टर्म समझा दूं। एको के लिए जो साउंड हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा साउंड का नेचर, अल्ट्रासोनिक। ये साउंड हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के दो रीजंस हैं। पहला, हाई एनर्जी। जो हमारे पास 3 तरह का साउंड होता है, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक और ऑडिबल साउंड की एनर्जी इनकी एनर्जी से बहुत कम रहती है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हैं, या डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते जाएंगे पार्टिकल से, तो काफी लॉस होगा वहां पर। लेकिन ये जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। और दूसरी यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को किसी एक प्लेस से सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो वो एक बीम के फॉर्म में जाती हैं, सेपरेट नहीं होती है मीडियम में। जबकि ये जो इंफ्रासोनिक और ऑडिबल साउंड है, ये मीडियम में सेपरेट होती चली जाती हैं। इनको पार्टिकल्स लगातार एब्जॉर्ब करते जाते हैं, तो इनका जो पाथ होता है वो एक बीम के फॉर्म में ना होकर डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन ये जो अल्ट्रासोनिक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक एक बीम के फॉर्म में जाती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से मैं जो भी एको से रिलेटेड एप्लीकेशंस की बात करूंगा, उन सभी एप्लीकेशंस में अल्ट्रासोनिक वेव, विच मींस अल्ट्रासाउंड, विल बी यूज्ड। तो याद रखिएगा,
एको सिलेक्शन में, एको के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस आप समझने जा रहे हो, उन सभी में जो वेव्स, जिस नेचर की वेव्स यूज होती हैं, दोज आर अल्ट्रासोनिक ओनली, क्योंकि ऑडिबल और इंफ्रासोनिक के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज echolocation। What is echolocation? echolocation का मतलब होता है, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो एको और दूसरा लोकेशन। एको की हेल्प से लोकेशन को जानना, एको की हेल्प से लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है, ये कोई मैन मेड प्रोसेस नहीं है। बैट्स, डॉल्फिन्स, ये कुछ ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस एकोलोकेशन का यूज करके अपने प्रे को पकड़ते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं। बैट्स और डॉल्फिन्स इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करते हैं वो इस कॉन्सेप्ट में, नेचुरली दे हैव टू डिवाइसेस, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जिस तरह हम लोग मशीन्स में ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाते हैं, इनके पास नेचुरली वो डिवाइसेस रहती हैं इनकी बॉडी में। ट्रांसमीटर क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर जब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स सामने जाने वाले, अपने रास्ते में जाने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस बैट या डॉल्फिन के रिसीवर पर आती हैं। तो उनके पास नेचुरली ये पावर होती है कि वो उतना टाइम लिमिट को कैच करके, उतने टाइम लिमिट को एस्टिमेट करके वो अपने प्रे की इनके इंफॉर्मेशन, प्रे की लोकेशन आसानी से जान लेते हैं बिना अपनी आंखों का यूज किए। आप ये समझिए, आंखों का यूज किए बिना, आंखों से जल्दी वो अपने प्रे को लोकेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा जो मीडियम है वो है एयर, और एयर में जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो और भी ज्यादा तेज चलती हैं, तो जिस वजह से उनको एकदम एक्यूरेट, और ये काम वो रात में भी कर सकते हैं। आप ये सोचोगे कि लाइट तो चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड से, इससे ज्यादा स्पीड तो अल्ट्रासोनिक की भी नहीं हो सकती। आपकी बात सही है, लेकिन हमने यहां जो बात कर रहे हैं, हम ऐसी जगहों पर बात कर रहे हैं जहां पर लाइट अवेलेबल नहीं रहती है, जैसे डार्क प्लेसेस, गुफाओं में, अंधेरे में, रात के समय, इन प्लेसेस पर लाइट अवेलेबल नहीं रहती है। तो ऐसी कंडीशंस में सबसे ज्यादा स्पीड कैसे पॉसिबल हो सकती है? बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसीलिए बैट्स, डॉल्फिन्स अपने प्रेस को कैच करने के लिए इसी एको-लोकेशन का यूज करती हैं, विद द हेल्प ऑफ एको टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड को नेविगेट करना मतलब भेजना, एंड रेंजिंग, रेंजिंग का मतलब होता है रेंज का पता लगाना। एक्चुअली मैं आपको इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बता देता हूं। जब टाइटैनिक का हादसा हुआ था, तो टाइटैनिक का हादसा हुआ था, आपको अगर मालूम हो, कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से हो, आइसबर्ग के लोअर पार्ट से टकराने से। तो हुआ यह कि कैप्टन को अंदाजा भी नहीं हो पाया कि आइसबर्ग जो सामने से दिख रहा है वो नीचे से पहले से ही शिप से टकरा चुका है। तो उस समय वहां पर सोनार डिवाइस का यूज नहीं किया गया था। जब से वो हादसा हुआ उसके बाद से इस चीज की इंपॉर्टेंस सामने आई कि शिप के नीचे भी जानकारी रखना पर्सन के लिए, जो शिप में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि शिप के नीचे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा है जो शिप को नुकसान पहुंचा सकता है। शिप के नीचे की जो डेप्थ है, जो ओशियन का या सी का जो बॉटम है, वो कितनी दूर है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशंस को पूरा करने के लिए ये डिवाइस का प्रोडक्शन किया गया, इस डिवाइस को इन्वेंट किया गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें शिप पे दो डिवाइसेस लगी रहती हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर भेजता है। जैसे ही वो जो रेज हैं वो जाएंगी, अगर रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तब तो वो सी के बॉटम से, जो सी का बॉटम है, सी बेड हम जिसे कहते हैं, वहां से टकरा के वो वापस आ जाएंगी। और अगर बीच में कोई सबमरीन, कोई आइसबर्ग या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी। तो हमें टाइम लिमिट का पता लगाकर, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली ये तो पता चलेगा नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट आया या नहीं, लेकिन अगर हम टाइम लिमिट चेक कर लें, क्योंकि हम जानते हैं हम टाइम चेक कर सकते हैं। अभी अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था 2D = V × T, आपको डिस्टेंस मालूम चल गई, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ये आपको मालूम रहेगी, तो यहां से आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे। टाइम आपको वहां मिल जाएगा कि कितने टाइम में साउंड वापस आया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बात कर लेते हैं, यहां पर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दे रहा हूं जिससे कि आपका टॉपिक और क्लियर हो जाएगा।
ये कोई शिप है, ये है ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर। मान लीजिए ये है सी बॉटम, दिस इज द बॉटम ऑफ सी। तो ट्रांसमीटर ने जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहां सेंड की, इसने रिसीव की, टाइम लगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। और वाटर में जो स्पीड होती है साउंड की 1400 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की हेल्प से हम डिस्टेंस निकालते हैं। 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। 2d इज इक्वल टू v की वैल्यू लगाई 1400 मल्टीप्लाई बाई 0.1। 2d इज इक्वल टू 140, सो d इज इक्वल टू 70 मीटर। इसका मतलब क्लियर हो गया, ये जो शिप है इसकी सीबेड से डिस्टेंस 70 मीटर है। तो कोई अगर सेलर किसी शिप में सेल कर रहा है, डिस्टेंस 70, 80, 60 इस रेंज की है, तो वो समझ जाएगा कि ये जो भी साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है ये सीबेड से आ रहा है। लेकिन मान लेते हैं बीच में कोई एक सबमरीन आ गई, ये एक सबमरीन है जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर है। अब जो ट्रांसमीटर इसको रेज यहां भेजेगा वो इससे रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। ऑब्वियसली जब ये सबमरीन की पोजीशन ऊपर है तो साउंड जल्दी रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। अब आ गया वो 0.01 सेकेंड में रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो अगर हम यहां पर 0.01 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 14 और यहां आंसर क्या आ जाएगा 7 मीटर। इसका मतलब सेलर तुरंत वहां समझ जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट आ चुका है सीबेड और शिप के बीच में, तभी हमारे पास डिस्टेंस बहुत कम बच रही है। देन वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स जिससे कि वो ऑब्जेक्ट शिप से ना टकरा पाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है किसका, सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड की हेल्प से, और कौन सा साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव, इनकी हेल्प से रेंज का पता लगाना, डिस्टेंस का पता लगाना। सो दीज आर द टू मेजर यूजेस। द नेक्स्ट थिंग विच इज कॉमनली यूज इन मेडिकल फील्ड्स, जो अल्ट्रासाउंड का रिफ्लेक्शन का यूज होता है मेडिकल फील्ड्स में, आपने अक्सर सुना होगा अल्ट्रासाउंड, जो कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और खासकर ये जो एक अनबॉर्न बेबी का स्ट्रक्चर होता है मदर के स्टमक में, उसको चेक करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिवाइस जो प्रोसेस है अल्ट्रासाउंड, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, यूज की जाती है। ठीक है, उसमें भी हम लोग यही करते हैं। उसमें भी पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो बॉडी है, जिस भी पार्ट का अल्ट्रासाउंड निकालना है वहां पर पहले एक जेल को यूज किया जाता है। वो जेल आपकी बॉडी पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अभी अभी मैंने बताया अल्ट्रासाउंड आप यूज करोगे वो बहुत हाई एनर्जी की होती है, तो अगर वो जेल नहीं लगाया जाएगा तो आपकी बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसीलिए वहां पर एक जेल लगा देते हैं जिससे कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स विदाउट अफेक्टिंग योर बॉडी सेल्स आपकी बॉडी सेल्स में पेनिट्रेट कर जाएं और आप जिस भी स्ट्रेचर पर या जिस भी बेड पर लेटे हो उसके बेस से स्ट्राइक होकर वापस रिसीवर में आ जाएं। और फिर उस दौरान जो भी रेज होती हैं अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट्स को स्ट्राइक करती हैं वो आपको सामने स्क्रीन पर उसकी पिक्चर के फॉर्म में दिखता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी टू इमेजिंग फॉर इमेजिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। और यही काम जब हम लोग हार्ट के केस में करते हैं, दिल के केस में, तो हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है एकोकार्डियोग्राफी। जब अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एकोकार्डियोग्राफी। तो ये कुछ एप्लीकेशन सी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्पेशली अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ साउंड। पहला पार्ट आज हमारे पास खत्म हो रहा है। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।